नमस्कार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नाम सुनते ही अक्सर दिमाग थोड़ा घूम जाता है ना? ऐसा लगता है जैसे किसी भूल भुलैया में आ गए हों। पर टेंशन मत लीजिए। आज हम इस उलझे हुए टॉपिक को एकदम आसान भाषा में सुलझाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी बिजनेस की दुनिया जहां कोई नियम ही नहीं है। मतलब हर कोई अपने हिसाब से काम कर रहा है। कैसा माहौल होगा वो? सोचकर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि तीन अलग अलग बिजनेस असल में कमा तो एक जैसा प्रॉफिट रहे हों, लेकिन उनकी बैलेंस शीट तीन बिल्कुल अलग ही कहानियां बता रही हों? हाँ, और यही तो असली प्रॉब्लम है। ये स्लाइड देखिए, ये प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ दिखाती है। मान लीजिए तीन दोस्त हैं। अनुराग, जिनकी कपड़ों की दुकान है, विवेक, जो एक फिनांस कंसल्टेंसी चलाते हैं, और स्नेहाशीष, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेडर हैं। अब मजे की बात यह है कि तीनों असल में एक बराबर प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। अनुराग दिखा रहे हैं 50 लाख का प्रॉफिट, विवेक दिखा रहे हैं 20 लाख का, और स्नेहाशीष तो 10 लाख का घाटा दिखा रहे हैं। अब बताइए, कोई बैंक या इन्वेस्टर किस पे भरोसा करे? और नतीजा यही होता है। जब रिपोर्टिंग में कोई यूनिफॉर्मिटी, कोई एकरूपता नहीं होती, तो कंफ्यूजन, अविश्वास और पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि कौन सी फाइनेंशियल जानकारी सही है और कौन सी गलत। तो इस अकाउंट्स की जंगल बुक से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि एक ऑफिशियल रूल बुक की तरह है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या एएस आखिर हैं क्या? सीधे सरल शब्दों में, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बनाए गए रूल्स का एक सेट है। इनका बस एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि सभी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही भाषा बोलें, ताकि उनकी आपस में तुलना करना आसान हो और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। अच्छा, तो ये नियम बनाता कौन है? ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले आईसीआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड यानी एएसपी इन स्टैंडर्ड्स का ड्राफ्ट तैयार करता है। फिर आईसीआई की काउंसिल उसे अप्रूव करती है, और आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए उन्हें कंपनियों के लिए नोटिफाई कर देती है। तो ये एक पूरी ऑफिशियल प्रक्रिया है जो इन नियमों को क्रेडिबिलिटी देती है। चलिए, अब आते हैं काम की बात पर। ये कैसे पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड्स किसी पर लागू होते भी हैं या नहीं? इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा 3 क्वेश्चन टेस्ट है, एक फिल्टर की तरह। पहला सवाल, क्या ये स्टैंडर्ड उस एंटरप्राइज पर लागू होता है? मतलब क्या वो कोई कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है? दूसरा सवाल, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर लागू होता है? जैसे AS3 तभी लागू होगा जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जा रहा हो। और तीसरा सवाल, क्या ये उस फाइनेंशियल आइटम पर लागू होता है? जैसे कि AS11 तभी लागू होगा जब फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा कोई आइटम मौजूद हो। ठीक है, तो एक बार हमें यह पता चल गया कि स्टैंडर्ड्स लागू हो सकते हैं, तो अगला स्टेप आता है क्लासिफिकेशन का। अब हम समझेंगे कि अलग अलग एंटिटीज को कैसे बांटा जाता है, क्योंकि यहीं से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। और यहीं पे एक बहुत ही जरूरी और बिल्कुल ताज़ा जानकारी है। साल 2024 से जो नॉन कंपनी एंटिटीज हैं, उनके क्लासिफिकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले जो 4 लेवल का सिस्टम होता था, वो अब खत्म हो गया है। अब नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं, एमएसएमई और लार्ज एंटिटी। कोई एंटिटी एमएसएमई तभी कहलाएगी जब वो इन 5 शर्तों को पूरा करे। पहली, उसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड ना हो। दूसरी, वो कोई बैंक या इंश्योरेंस कंपनी ना हो। तीसरा, पिछले साल उसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो। चौथी, उसकी उधारी पिछले साल किसी भी वक्त 50 करोड़ रुपए से ज्यादा ना रही हो। और पांचवी, वो किसी ऐसी बड़ी एंटिटी की होल्डिंग या सब्सिडियरी ना हो। तो बात सीधी सी है, अगर कोई नॉन कंपनी एंटिटी इन 5 की 5 शर्तों को पूरा करती है, तो वो एमएसएमई है। और अगर एक भी शर्त से चूकी, तो वो सीधे एक लार्ज एंटिटी बन जाती है। एमएसएमईज को कुछ छूट और रियायतें मिलती हैं, जबकि लार्ज एंटिटीज को सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से फॉलो करना होता है। ये तो बात हुई नॉन कंपनीज की। अब कंपनियों का क्या? उनके लिए भी एक ऐसा ही सिस्टम है। उन्हें स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज यानी एसएमसी और नॉन एसएमसी में बांटा गया है। ये क्लासिफिकेशन कंपनीज एएस रूल्स 2021 के हिसाब से होता है। यहां भी एसएमसीज को कुछ छूट मिलती है, जबकि नॉन एसएमसीज को सारे एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से मानना पड़ता है। तो अब जब हम क्लासिफिकेशन समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि एमएसएमई जैसी छोटी एंटिटी होने के क्या फायदे हैं और साथ ही क्या जिम्मेदारियां भी हैं। देखिए, छोटे बिजनेस को इससे बहुत बड़ी राहत मिलती है। एमएसएमईज को कुछ बड़े और कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड से पूरी तरह छूट मिल जाती है, जैसे AS3 यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS17 यानी सेगमेंट रिपोर्टिंग,
AS20 यानी अर्निंग्स पर शेयर और AS24। इतना ही नहीं, कुछ बहुत छोटे MSMEs को तो AS18 और AS28 से भी छूट मिल सकती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि छोटे कारोबारियों के लिए अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग का काम काफ़ी आसान हो जाता है। उनका कीमती समय और पैसा बचता है, जिससे वो अपने मेन बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, इन फायदों के साथ ना कुछ बहुत जरूरी शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बस छूट का फायदा उठाया और बात खत्म। देखिए, ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है। अगर कोई MSME इन छूट का फायदा ले रही है तो उसे अपने नोट्स में ये साफ साफ बताना होगा कि वो एक MSME है और उसने किन किन छूटों का इस्तेमाल किया है। अगर किसी एंटिटी का स्टेटस बदल जाता है तो उसे उसी साल से पूरे स्टैंडर्ड्स लागू करने होंगे। और एक नई MSME को छूट का दावा करने से पहले लगातार 2 साल तक MSME बने रहना जरूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है जहां लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी AS और इनकम टैक्स एक्ट यानी ICDS, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। AS का लक्ष्य होता है फाइनेंशियल हेल्थ की एक सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर दिखाना। वहीं इनकम टैक्स एक्ट का लक्ष्य होता है टैक्सेबल इनकम की सही सही गिनती करना। जैसे AS के मुताबिक एक किराएदार लीज पर ली गई संपत्ति पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन टैक्स के लिए डेप्रिसिएशन सिर्फ कानूनी मालिक यानी मकान मालिक ही क्लेम कर सकता है। तो हमने इतनी सारी बातें की, पर सवाल यह है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए वापस अपनी शुरुआती प्रॉब्लम पर चलते हैं। याद है वो अकाउंट्स की जंगल बुक जहां हर कोई अपने नियम बना रहा था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें उसी अफरा तफरी से निकालकर एक ऐसी कॉमन भाषा देते हैं जिसे हर कोई समझता है और जिस पर हर कोई भरोसा कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये स्टैंडर्ड्स सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये भरोसे की, ट्रस्ट की नींव है। ये पक्का करते हैं कि जब कोई एक कंपनी की बैलेंस शीट की तुलना दूसरी से करे तो वो सेब की तुलना सेब से ही कर रहा हो, संतरे से नहीं। इससे पारदर्शिता आती है और इन्वेस्टर्स, बैंक्स और सरकार सबका विश्वास बढ़ता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है, क्या किसी बिजनेस की फाइनेंशियल कहानी इन स्टैंडर्ड्स की तरह ही साफ है, एक जैसी है और पूरी तरह से भरोसेमंद है? ये सोचने वाली बात है।